It's good evening. How are you all and how's history going on? I hope you are doing well guys और आई होप कि आप लोग जो है बढ़िया से पढ़ रहे हैं सेशंस को आप एंजॉय कर रहे हैं गाइस। तो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया लेवल के मिल रहे हैं आपको। आप देख लीजिए यूट्यूब पर, पूरी यूट्यूब पर आपको वही वो मतलब हल्के हल्के से क्वेश्चन मिलेंगे, हो सकता है। तो मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, कोशिश कर रही हूँ कि आपको वही क्वेश्चन दूँ जो इम्पॉर्टेंट हैं और जो आपको काम आने वाले हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए तो खैर सेशंस हैं ही, बाकी किसी भी और भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी बेनिफिशियल रहेगा वीडियो, आप देख सकते हो। और मुझसे जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक लाइक और शेयर करना है हर वीडियो पे। तो ऐसे ही आपको जो है फ़ायदा डबल मिल जाएगा, ठीक है। लाइक और शेयर करेंगे तो डबल फ़ायदा मिल जाएगा आपको, राइट। तो वो करना भी चाहिएगा इससे, ठीक है। तो चलिए एडवांस में थैंक यू कहती हूँ जो लाइक और शेयर करेंगे, और देखते हैं कि क्या है आज के सेशन में, और स्टार्ट कर लेते हैं बिना देर किए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एसेज ऑफ इलिया। एसेज ऑफ इलिया आर, तो एसेज ऑफ इलिया में जो मटेरियल है वो क्या है, ये पूछा जा रहा है। क्या वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी पे है, लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, या फिर पर्सनल इम्प्रेशंस है। तो किस पर आप लोग यहाँ पर रन करेंगे? तो गाइज हम लोग जो है पर्सनल इम्प्रेशन पर जाएंगे। एसेज ऑफ इलिया में जो बात हो रही है वो पर्सनल इम्प्रेशन की हो रही है। और किसका है ये वर्क? ये वर्क है चार्ल्स लैम्ब का, चार्ल्स लैम्ब का है, ठीक है गाइस। और चार्ल्स लैम्ब का है। अच्छा, चार्ल्स लैम्ब का टाइम स्पेन क्या है, मैं बार बार बताती हूँ। तो 1775 से लेकर के ये 1834 को जो है इनकी डेथ हुई थी। तो 1775 से लेके 1834 तक का इनका टाइम स्पेन रहा है गाइस, इसलिए मैं बार बार बताती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एसेज ऑफ इलिया वाज पब्लिश्ड इन, अब पूछा जा रहा है कि एसेज ऑफ इलिया पब्लिश्ड कब हुआ था। तो ये जो इसका पब्लिश्ड ईयर था गाइस ये 1823 था। और जो सेकंड की बात करें तो वो 1833 है। ये जो सेकंड, ये इसका सेकंड पार्ट है ना। चलिए नेक्स्ट, चार्ल्स लैम्ब इन हिज एसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स, इनका बहुत ही एक बेहतरीन ऐसे है इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स। तो कंपेयर्स देम ऑन देयर अर्ली मॉर्निंग राउंड्स टू, तो वो किस चीज़ से कंपेयर्स करते हैं उनके जो अर्ली मॉर्निंग राउंड्स है उसको मैटिन लार्क से, लिटिल मनीज से, एरोबेट से, या फिर स्वेलोज से। तो क्या यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए? तो इसका आंसर है गाइज ऑप्शन ए, यानी कि मैटिन लार्क्स, ठीक है, मैटिन लार्क्स, यही इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट मैंशन डॉबर बीच, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग डजेंट मैंशन, मतलब इनमें से डॉबर बीच नाम की जो पोयम है, किसकी है डॉबर बीच गाइज? मैथ्यू अर्नोल्ड की, आई थिंक आप सबको पता होगा। मैं अर्नोल्ड ही लिख देती हूँ, इतना बड़ा फिर ज़्यादा हो जाता है। अर्नोल्ड, ठीक है, अर्नोल्ड की ये जो है हमारे पास है ये वर्क। और इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कलेक्शन में ये डॉबर बीच नहीं थी। तो गाइज फ़ारेनहाइट 451, कैच 22, आई कैप्चर द कासल, या फिर थिंग्स फॉल, तो इनमें से किस में जो है ये नहीं था। तो हम लोग जाएंगे पर, कहाँ पर जाएंगे हम लोग गाइज? हम लोग यहाँ पर रन करेंगे डी ऑप्शन पे, यानी कि ये हो जाएगा आपका थिंग्स फॉल, राइट, थिंग्स फॉल, ऑप्शन डी। तो गाइज ये जो है अर्नोल्ड का जो द वर्ड थिंग्स फॉल है ये डज नॉट मेंशन डॉबर बीच। और ये क्या है गाइज? इट इज़ अ लिरिक पोएम बाय इंग्लिश पोएट मैथ्यू अर्नोल्ड, आपको पता है। और ये पब्लिश कब हुई थी इसकी बात कर लेते हैं। तो 1867 में इनकी ये वर्क आया था डॉबर बीच नाम का। और किस में आया था? न्यू पोएम्स में। तो इनमें से किसी में नहीं था। जो न्यू पोएम्स नाम का इनका कलेक्शन था गाइज, एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको बटोर लेनी चाहिए। तो न्यू पोएम्स नाम का जो इनका कलेक्शन था उसी में आया था ये, ठीक है। चलिए, हु सेड, किसने कहा, अर्नोल्ड इज़ एट हिज बेस्ट अ वेरी गुड बट हाईली डेरिवेटिव पोएट। तो ये लाइन पोएट के बारे में किसने कही है? मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में। तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन, आई थिंक ये आपका हो जाएगा गाइज हैरोल्ड ब्लूम, ठीक है। हैरोल्ड ब्लूम पर हम लोग जाएंगे। ये हैरोल्ड ब्लूम लिख गया है, सॉरी गाइस, हाँ, हैरोल्ड ब्लूम लिख गया है, ये हैरोल्ड ब्लूम है, राइट। तो ये हो जाएगा हैरोल्ड ब्लूम। मैं इसको ठीक कर देती हूँ, दोबारा देती हूँ, हैरोल्ड ब्लूम, ठीक है। चलिए, सोहराब एंड रुस्तम बाय मैथ्यू अर्नोल्ड इज़ इंस्पायर्ड बाय, सोहराब एंड रुस्तम नाम का इनका वर्क है वो किससे इंस्पायर्ड था? अरेबियन नाइट्स से। नाइट्स ये जो टाइप है वो काफ़ी हो रहे हैं आज। अच्छा, मैथ्यू अर्नोल्ड का टाइम स्पेन बताना।
मैथ्यू अर्नोल्ड का टाइम स्पेन बताना बहुत आसान है गाइज। अगर आप लोग देखें, याद करें तो देखिए 1822 से लेकर के 1888, ठीक है, ये इनका लाइफ स्पेन था। और ये जो है, ये इनका जो वर्क था सोहराब बिन रुस्तम, ये शाहनामा से इंस्पायर्ड था, ठीक है गाइज। और कब आया था ये, सबसे पहले पब्लिश्ड कब हुआ था, 1853 में, है ना, 1853 में ये जो है इनकी सबसे पहले पब्लिश्ड हुई मैथ्यू अर्नोल्ड की पोएम, ठीक है। और अगर इसकी बात करें हम लोग शाहनामा, तो ये एक लॉन्ग एपिक पोएम थी जो कि 1832 में आई थी। शाहनामा की बात करें हम लोग तो ये 1832 में आई थी और एक लॉन्ग एपिक पोएम थी, ठीक है। चलिए, विच नॉवल हैज़ नॉट रिटन बाय थॉमस हार्डी, इनमें से कौन सा नॉवल थॉमस हार्डी का नहीं है। डेस्परेट रेमेडीज, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, वैनिटी फेयर, या फिर ये आ पेयर ऑफ ब्लू आइज। तो गाइज हम लोग जाएंगे किस पर, वैनिटी फेयर। ये जो वैनिटी फेयर नाम का वर्क है ये इनका नहीं है। बाकी ये जो हमारा ये है डेस्परेट रेमेडीज़, ये इनका सबसे पहले आया था 1871 में, सबसे पता ये वर्क इनका। और इसके बाद जो अंडर द ग्रीनवुड ट्री है ये हमारा 1872 में आया था। और अगर इसकी बात करें ये आ पेयर ऑफ ब्लू आइज 1873 में आया था थॉमस हार्डी का। और जो फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड है वो 1874 में आया था। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हो, ठीक है। और थॉमस हार्डी का लाइफ स्पेन क्या था, थॉमस हार्डी का लाइफ स्पेन तो ये था 1840 से लेकर के 1928। ये इरेज कर दो पहले, 18 ये आंसर लगा देती हूँ, है ना, ये हाँ 1840 से लेकर के 1928 तक का इनका लाइफ स्पेन था। चलिए, इन विच नॉवल डज द कैरेक्टर सोरो अपीयर्स, तो ये सोरो नाम का कैरेक्टर इनके कौन से नॉवल में अपीयर होता है। तो बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है गाइस। और इसको अगर आप देखें, हमने मिस तो नहीं कर दिया एक आध क्वेश्चन बीच में, नहीं मिस नहीं किया है, ठीक है। चलिए कोई नहीं। हाँ, सोरो नाम का जो इनका कैरेक्टर था वो कौन से वर्क में आपको मिलता है। तो ये सोरो नाम का कैरेक्टर गाइस, बी ऑप्शन यानी कि टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स। और कौन है ये कैरेक्टर, ये टेस का बच्चा था, ठीक है। इलीगल जो बच्चा था इनका, टेस का रेप हो जाता है और जहाँ पर वो काम करती है तो टेस का रेप हो गया, उसको एक बच्चा हुआ था जिसका नाम सोरो था। और वो छोटी एज में ही, बहुत छोटा होता है तभी उसकी डेथ हो जाती है, राइट। कब आया था ये टेस ऑफ द डी अर्बरविल्स, तो ये जो है थॉमस हार्डी का वर्क आया था 1891 में, ठीक है, 1891 में आया था। इसके बाद आ पेयर ऑफ ब्लू आइज अभी मैंने आपको बताया था कि 1873 में आया था। और अगर अंडर द ग्रीनवुड ट्री की बात करें तो 1872 में आया था। और जूड द ऑब्स कराया था 1895 में। तो सारे वर्क मैंने आपको बता दिए हैं, राइट। चलिए, विच द फॉलोइंग टेक्स्ट द petty delusions and ambitions of humankind are economic forces। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट, कौन से टेक्स्ट में जो पैटी डिल्यूजन्स है आदमी की, व्यक्ति की, तो काइंड आर वॉच्ड ओवर बाय कोरिक फोर्सेस के द्वारा वॉच्ड आउट किया गया। तो द डायनेस्ट, द टेम्पेस्ट, डॉल्स हाउस या फिर नन। तो यहाँ पर जो हो जाएगा वो डायनेस्ट हो जाएगा। तो डिल्यूजन्स, पैटी डिल्यूजन्स और एम्बिशंस की अगर बात हो रही है, जो कि एक ड्रामा था गाइस, क्या था, डायनेस्ट था। और वर्स ड्रामा आपको कहेंगे इसको, थॉमस हार्डी का, ठीक है, वर्स ड्रामा था ये, कोई पोएम नहीं थी, ठीक। चलिए आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर सिंबल इन विटमन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। विटमन के सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का बड़ा सिंबल क्या है, द ओशियन, द बर्ड, टॉम्बस्टोन या फिर ग्रास। तो यहाँ जो आंसर होगा गाइज वो ग्रास होगा, ठीक है। विच अमेरिकन राइटर वॉज अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन विटमैन। तो विटमैन के ऊपर कौन से अमेरिकन राइटर का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है, तो ये आपको यहाँ पर मुझे बताना है। तो गाइस अगर इसको हम लोग देखें तो इसका आंसर हो जाता है क्या, डी ऑप्शन यानी कि एमरसन। तो एमरसन का बहुत बड़ा प्रभाव जो है वो वॉल्ट विटमैन के ऊपर रहा है गाइस, ठीक है। चलिए, अकॉर्डिंग टू लॉन्गिनस विच एस्पेक्ट डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज। तो कौन से एस्पेक्ट
इस क्वेश्चन को जो है थोड़ा सा आप समझिए, धीरज के साथ समझिए, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी टफ है, तो आपको इसको बड़े तब्दीली से समझना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पर, और पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू लॉगिनस के अनुसार कौन से एस्पेक्ट डज नॉट लीड नहीं, सॉरी गाइज, मेरा ज़रा माइक गिर जाता है ये बार बार। चलिए, हाँ, तो ये पूछा जा रहा है कि लॉन्गिनस विच एस्पेक्ट डज नॉट लीड टू फॉल्टी लैंग्वेज। तो कौन सा एस्पेक्ट जो है फॉल्टी लैंग्वेज को लीड नहीं करता? प्योरिलिटी, फ्रिजिडिटी, सिंप्लिसिटी या फिर टर्जिडिटी। तो कौन सा यहाँ पर आंसर होगा गाइज? ऑप्शन सी पे जाएंगे हम लोग, यानी कि हो जाएगा सिंप्लिसिटी। बाकी प्योरिडिटी भी है, फ्रिजिडिटी भी है, टर्जिडिटी भी है। अब पूछा जा रहा था रास थ्योरी। रास ऐसे तो नहीं लिखा जाएगा गाइज, रासा होना चाहिए ये, है ना, रासा। 1 सेकेंड, RASA, रासा, ठीक है। द रासा थ्योरी, ये रास थ्योरी इज स्टेटेड इन विच चैप्टर ऑफ द नाट्य शास्त्र। जो रास थ्योरी है हमारी, वो नाट्य शास्त्र में मिलती है। PGT के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इन इस टाइप के एग्ज़ाम जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन इस टाइप के एग्ज़ाम्स के लिए। तो यहाँ जो है चैप्टर नाट्य शास्त्र में के कौन से चैप्टर में रास थ्योरी हमको मिलती है? तो यहाँ जो है गाइस सी ऑप्शन होगा, यानी कि 9 चैप्टर में। तो ज़्यादा नहीं इसके बारे में जानना है। अरिस्टोटल इन हिज पोएटिक्स, आपको पता है कि अरिस्टोटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है पोएटिक्स, स्टेट्स दैट द पोएट शुड प्रीफर। तो यहाँ पे आपको ब्लैंक में देखना है कि कौन सा वर्ड आएगा। तो शुड प्रीफर इन हिज नरेशन, तो इम्प्रॉबेबल पॉसिबिलिटीज़ होगा, प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ होगा, पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ होगा, या फिर इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ होगा। तो क्या होगा यहाँ पर? तो ये जो है गाइज इसका आंसर हो जाता है हमारे अकॉर्डिंग बी ऑप्शन पर हम लोग जाएंगे, यानी कि प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़, ठीक है, इन हिज नरेशन। तो ये कहता है कि द पोएट को शुड प्रीफर करना चाहिए क्या? प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ इन हिज नरेशन, अपनी नरेशन में इसको प्रोबेबल पॉसिबिलिटीज़ को प्रीफर करना चाहिए, ये यहाँ पर कहना था अरिस्टोटल का। द फर्स्ट ब्लैंक वॉज ट्रेजेडी इन इंग्लिश ड्रामा। तो आपको बताना है कि इंग्लिश ड्रामा के अंदर सबसे पहली फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, ठीक है। फर्स्ट ट्रेजेडी कौन सी है, और वर्स ट्रेजेडी पूछा गया है। तो टाइटन्स एंड्रोनिकस तो वर्स नहीं है आई थिंक, कैटिलिन है क्या, गॉर्बोडक है, या फिर डचेस ऑफ माल्फी है। तो अगर फर्स्ट वर्स ट्रेजेडी, और वैसे भी फर्स्ट ट्रेजेडी और फर्स्ट वर्स ट्रेजेडी दोनों ही जो है वो गॉर्बोडक है, ठीक है, गॉर्बोडक। इसका दूसरा भी टाइटल है ये फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहा जाता है इसको, ठीक है, फेरेक्स एंड पोरेक्स भी कहा जाता है इसको। ये ब्लैंक वर्स में है, और नॉर्टन एंड सेक्विल के द्वारा, थॉमस नॉर्टन एंड सेक्विल। ये मैं ऐसे ही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये जगह घेरेगा अगर मैं लिखूँगी, तो आप ऐसे ही जान लें इसको। थॉमस नॉर्टन एंड थॉमस सेक्विल के द्वारा 1561 में, कब आया था? 1561 में आया था ये वर्क, ठीक है, इतना ही जान लीजिए बस इसके बारे में। नाउ देयरफॉर व्हाइल द यूथफुल ह्यू sits up in the skin like morning dew, these lines show। ये लाइन क्या शो करती हैं यहाँ पर? सर्कमलोक्यूशन है, कार्पेडियम फिलॉसफी को दिखाती हैं, या फिर हाइपरबोली है? द स्किन लाइक मॉर्निंग ड्यू, दीज लाइन्स शो। तो यहाँ गाइज बी ऑप्शन पे जाएंगे, कार्पेडियम, ठीक है, कार्पेडियम। ये पता नहीं टाइपो क्यों होता है इतना, कार्पे, ठीक है, कार्पेडियम फिलॉसफी है ये। तो कार्पेडियम फिलॉसफी यहाँ पर दिखाते हैं गाइज, कार्पेडियम फिलॉसफी होती है। तो ये लाइन क्या डिस्कस कर रही है? डिस्कस करती है लिरिक पोएम, कहाँ से है? टू हिज कोय मिस्ट्रेस बाय एंड्रयू मार्वेल से है ये, 1681 में आया था ये वर्क। तो इसमें जो है मार्वेल हैज़ यूज्ड कार्पेडियम फिलॉसफी मीन्स सीज द डे। क्या होता है इसका मतलब कार्पेडियम का? SEI, सीज का होगा हाँ ZE, और सीज द डे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया था पिछले एग्जाम में, 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि सीज द डे का मतलब क्या होता है, कार्पेडियम का मतलब क्या होता है, मतलब तो सीज द डे होता है, प्लक द डे होता है, ठीक है। चलिए, विल द लेटर हैव बीन रिसीव्ड बाय हिम। तो ये एक पैसिव सेंटेंस है, तो आपको बताना है कि ये पैसिव सेंटेंस कौन सा है। तो देख लीजिएगा, इस विल के साथ हैव बीन किस में आता है? तो सीधा है, ज़्यादा इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं, ठीक है। विल हैव बीन, तो विल हैव शैल हैव देख लीजिए किस में आता है।
तो ये आता है हमारा फ्यूचर परफेक्ट में, और फ्यूचर परफेक्ट में ही पैसिव के साथ बीन आ जाता है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ये क्या है, अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, इनमें से कौन सा पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस नहीं करता है। तो पॉसिबिलिटी को कौन सा यहाँ पर नहीं करता है एक्सप्रेस, कुड बिल्कुल पॉसिबिलिटी को करता है पास्ट में, मस्ट, माइट या फिर मे, कौन सा यहाँ पर पॉसिबिलिटी को नहीं करता है गाइस, ठीक है। तो यहाँ ये जो हो रहा है ना ऑप्शन बी, ये हमारा पॉसिबिलिटी को नहीं करता है, बाकी सारे के सारे पॉसिबिलिटी को ही एक्सप्रेस करते हैं। माइट देखिए, माइट का मे होता है, माइट का पास्ट, तो मे भी तो इसीलिए होता है ना कि मे बी रेन, आई थिंक इट मे बी रेन टुडे, है ना, मतलब आज बारिश हो सकती है, इस टाइप से हम अनुमान लगाते हैं। और कुड का मतलब भी सकना होता है ना, वो ये काम कर सकता था, पॉसिबिलिटी इस चीज़ की थी। तो ये सारे पॉसिबिलिटी के लिए हैं और मस्ट नहीं है, यहाँ पर मस्ट चाहिए क्या होता है, ऑब्लिगेशन के लिए होता है। द मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन, कौन सा मॉडल जो है ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करता है, तो अभी जो होगा ये हमारा, इसमें भी हमारा आंसर जो होगा वो मस्ट होगा गाइज, ठीक है, मस्ट होना चाहिए, बिकॉज कैन, माइट में ये तीनों पॉसिबिलिटी को करते हैं, और मस्ट हमारा ऑब्लिगेशन को दिखाता है ना कि तुम्हें ये करना चाहिए, मतलब बहुत ज़रूरी है करना, राइट। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, माई ग्रैंड फादर इज़ 85 बट सी डैश स्टिल रीड द एंड राइट विदाउट ग्लासेस, मतलब मेरे ग्रैंड फादर जो हैं वो 85 के हैं, 85 वर्ष के हो गए हैं, बट अभी भी वो लिख सकते हैं और पढ़ सकते हैं बिना चश्मे के। तो यहाँ पर एबिलिटी दिखाई गई है, तो आप कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे। तो एबिलिटी के लिए गाइज एक ही वर्ड है यहाँ पर, कैन, ठीक है, मतलब वो अभी भी लिख पढ़ सकते हैं बिना ग्लासेस के, तो कैन ही तो आएगा, हैव टू तो नहीं है, हैव टू तो है भाई, जैसे करना पड़ता है किसी को, आई हैव टू डू दिस, मुझे ये करना पड़ेगा या मुझे ये करना है, इस टाइप से। ओट टू होता है आप जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं हमारी, है ना, जैसे वी ऑट टू रेस्पेक्ट अवर टीचर्स एंड पेरेंट्स, इस टाइप से, या शुड होना चाहिए, शुड होता है एडवाइस वगैरह के लिए, राइट। चलिए तो देख लेते हैं अगला एक क्वेश्चन, मैंने होमवर्क के लिए दिया है गाइज आपको, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है और ये होमवर्क है आपका, आपको कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर ज़रूर देना है गाइज, और ये इसलिए दे रही हूँ ताकि आप एक चीज़ ढूंढें और 4 चीज़ आपको मिले, ये बेनिफिट होता है किसी भी चीज़ को सर्च करने का। अगर आप उस टॉपिक को सर्च करते हैं तो आप उसके बारे में आपको एक नहीं 4 चीज़ें पता चलती हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक क्वेश्चन डेली आपको ऐसा दूँ जिसमें आप लोग मुझे आंसर करें, और देखती हूँ कि कितने बच्चे आंसर देते हैं और सही सही देते हैं, ठीक है। तो हीरो यहाँ पर पूछा गया है कि विच वर्क हैज़ बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, और ये लास्ट एग्जाम में ही ये क्वेश्चन आया है, तो 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसी में ये क्वेश्चन आया था, और पूछा जा रहा है कि ये लाइन शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क के लिए बोली है, द फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन, तो हीरो एंड लिएंडर, रेप ऑफ द ल्यूक्रीस, वीनस एंड एडोनिस, या फिर द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो कौन सा होगा इसमें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा गाइज, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एक ज़रूर कर दीजिएगा, और इतना ही आपसे चाहिए मुझे, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और पढ़ते रहिएगा अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, बाय, टेक केयर।